अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये नई जो सीरीज़ है पेपर रिव्यू, इसमें हम इस साल आए हुए और इसके बाद जो भी पेपर्स आएंगे वो क्वेश्चन पेपर्स 11th 12th और 10th के 10th बायोलॉजी 11th 12th जोलॉजी, तो इससे रिलेटेड जो भी पेपर्स आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, तो उनको रिव्यू करते हैं। उनको फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन वाइज उनको देखते हैं कि किस तरह का पेपर आया था, इसका लेवल क्या था, और आगे जो स्टूडेंट्स इसी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बाई एनुअल के लिए, एनुअल के लिए, या इवन जम्मू डिवीज़न के लिए, उनका एग्ज़ाम तो कश्मीर डिवीज़न के बाद ही होता है, तो उनको थोड़ा सा एक हिंट मिले कि क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं और इस बार बोर्ड का मूड क्या है, किस मूड से क्वेश्चंस आते हैं। तो रिसेंटली जो 11 12 के और 10 के एग्ज़ाम्स क्लोज हो चुके हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए, तो उसी हवाले से आज जो पेपर मैंने चुना है आपके पेपर रिव्यू के लिए, तो वो है क्लास 12 का पेपर जो 2021 में आया था, यानी इसी साल का जोलॉजी पेपर क्लास 12 का। तो अभी मेरे पास आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा होगा ये जोलॉजी का पेपर है जो आया था 2021 में, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो गया 2021 दिसंबर में। तो ये सीरीज़ ए है, ये जोलॉजी का सेक्शन है। और आपको पता है कि बायोलॉजी का पेपर होता है 70 मार्क्स का, जिसमें से 35 मार्क्स का आपको जोलॉजी का पेपर आता है, 35 मार्क्स का आपको बॉटनी का पेपर आता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको दो अलग पेपर्स आएंगे, जोलॉजी का अलग एंड बॉटनी का अलग। हाफ टाइम में आपको जोलॉजी करके देना है, हाफ टाइम के बाद आपको बॉटनी करके देना है। खैर, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 1.5 घंटे का है और इस साल 1.5 घंटे का था, क्योंकि इस साल टाइम रिड्यूस किया गया था। रीज़न ये था कि 70% आपको छूट मिला था। ठीक है, नाउ ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो सेक्शन ए है वो, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था, ये चूँकि क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और इसमें आप देख रहे होंगे डी सेक्शन तक, यानी ABCD 4 सेक्शंस हैं। पहले ए सेक्शन जो है वो बहुत ही ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, और अगर सेक्शन बी देखेंगे तो वो बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी हैं 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, एंड लॉन्ग आंसर टाइप सेक्शन डी आता है। खैर, वापस आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो फॉर एग्जांपल पेपर वैसे भी इजी आया था, बहुत इजी आया था इस बार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 1 मार्क वाला है, और सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। अगर कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टीचर डेफिनेटली डिस्कस करता है अपनी क्लास में, और इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी उतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पेपर नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे तो ये आया है सेक्स डोमिनेशन का क्वेश्चन, जो गालिबन मैंने गैस भी दिया था अपने गैस पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑपरेट्स इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। आपने ZWZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा होगा, अब तो हम Z नहीं बोलते, Z बोलते हैं। बी आपने XXX0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा होता है। आपने Z0 Z0 एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा होता है। आपने XXXY भी पढ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो हमें पता होना चाहिए बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में कौन सा टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये ईजी है, जो सिलेबस में जैसा क्वेश्चन है ये वैसा ही हूबहू वही आया है, इसमें कुछ भी इसने ज़्यादा डीप या कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा है। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, रिकवरी ऑफ ए प्रोडक्ट को रिकवर करना, इसको रिफाइन करना और इसको प्रोसेस करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स GMO के बारे में पूछा जाता है। डॉली शीप GMO है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो सेक्शन ए को आपने देखा, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उतने ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट से नहीं पूछे गए थे, सुपरफिशियल क्वेश्चंस थे। सो दैट मीन्स अगर टीचर ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया होता है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही इसको पता चलता है स्टूडेंट को कि कौन सी चीज़ क्या है, तो ये वही है जो आया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा हाई नहीं था। सेक्शन बी की अगर बात करेंगे तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आप अगर देख रहे होंगे तो ये भी उतना ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऐसा मान लो जैसे आपकी इस सिलेबस कॉपी से डायरेक्टली उठा के यहाँ पे चिपकाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटीज की जो जो दो टाइप्स आप पढ़ते हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा डीप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, ये चैप्टर डिजीज एंड हेल्थ से आया हुआ है। विच टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको जब डिजीज पढ़ाई जाती है उसमें आपको टेस्ट भी बताए जाते हैं, उसमें आपको इलाज भी बताया जाता है, सिम्टम्स भी बताए जाते हैं, साइंस भी बताए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। और इसका लेकिन और पार्ट आया है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अब मुझे बताना क्या है इसमें। ये सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स वाला है। हम गलती कहाँ पे करते हैं, गलती हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे आया व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा है हमने उसमें क्या क्या नहीं पढ़ा है। हमने वहाँ GIFT पढ़ा है, ZIFT पढ़ा है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ओके एक्स्ट्रा व्हाटसोएवर वी हैव स्टडीड इन दैट। हम उस पूरी इंफॉर्मेशन को सम अप करके इस क्वेश्चन में समेटना चाहते हैं। तो उससे होता ये है, अगर ये इतना भी अगर आप 5 पेज भी इसमें लिखोगे तो इसमें मिलेंगे 2 ही मार्क्स। ऊपर से जो इसको लिखने में टाइम जाएगा वो उससे मुझे एक बहुत बड़े क्वेश्चन को, जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसको करने का टाइम मुझे कम मिलेगा। सो यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक डेफिनेशन से काम चल सकता है। थोड़ा सा आपको लिखना है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। और अगर आप उसमें फिर लिखोगे कि इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती है IVF वगैरह, लेकिन फिर IVF को आपको डिटेल में नहीं लिखना है, आपको GIFT ZIFT को एक्सप्लेन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से आप क्या जानते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है क्या, इसको भी आपको डिटेल में नहीं लिखना है, इसको भी आपको इंट्रोडक्टरी यानी इसका डेफिनेशन ये क्या है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सिर्फ नाम बताना है टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, एंड सिर्फ नाम बताना है टेस्ट का, जो टेस्ट हम करते हैं टू डिटेक्ट द टाइफाइड। सिर्फ 2 नाम आपको लिखने हैं, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट प्लस आपको लिखना है, यानी हम लिख सकते हैं सिंपली द कॉजेटिव एजेंट फॉर टाइफाइड इज दिस एंड द टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टाइफाइड इज दिस। दैट्स ऑल, हो गया हमारा काम। उसके बाद डेयरी फार्मिंग, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस। 1 लाइन या 2 लाइन में आप सिग्निफिकेंस लिखें, 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। अब हम सेक्शन C पे जाएंगे, जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। थोड़ा डिटेल लिखना है लेकिन ज़्यादा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आया है, राइट डाउन ए नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उनके प्रिवेंशंस पे आपको नोट लिखना है, लेकिन ये नोट 3 मार्क्स वाला है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें ये काम हो जाएगा। इसमें आपको 2-3 पेज भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑस्ट्रेलोपैथिकस। शाबाश, जब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, उसमें हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, पहले आता है ड्रायोपैथिकस, फिर रामापैथिकस, फिर आता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, फिर आता है होमो हैबिलस, फिर आता है होमो इरेक्टस, फिर आता है होमो दिस सेपियंस। उसके बाद होमो सेपियंस में भी अपनी कुछ वैराइटीज आती हैं, लास्ट में आता है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये जो एक इवोल्यूशनरी एक ट्री बनता है, वही इवोल्यूशनरी ट्री याद करते हुए आपको ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में लिखना है ना। कितना लिखें ये सवाल है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए 1 पैराग्राफ काफ़ी है। 1 पैराग्राफ में आप उसमें लिखेंगे कि ये कब इवॉल्व हो गया था, यानी सीरीज में जब हम इवोल्यूशनरी ट्री देखेंगे तो ये कितना हुआ था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, इससे पहले कोई आया था कि इससे बाद कोई आया था। ओके, यानी आपको लिखना है इसमें इससे पहले रामापैथिकस आया था, इसके बाद होमो हैबिलस आया था, तो इसमें क्या कैरेक्टर्स थे, जैसे मतलब ये इरेक्ट चलता था, ये मैन लाइक था कि एप लाइक था ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको लिखनी है, मगर 1 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मॉडर्न जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके सिग्निफिकेंस में आपको लिखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे आप क्या क्या समझते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उससे पहले वाली थ्योरीज में ऐसा क्या नहीं था जो उसमें था। तो दैट मीन्स ये भी 1 पैराग्राफ में आप समा सकते हो, छोटा छोटा लिखें। यानी छोटा लिखने का मतलब ये है कि ज़्यादा आप 5-6 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डिफाइन सेरिकल्चर, डिफाइन करना है बस। एक डेफिनेशन आप लिखें तो 1.5 मार्क आपको मिल गया। अब 1.5 मार्क जो बाकी है वो किस में मिलेगा, राइट डाउन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क वर्म।
सिल्क वर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चंद एक लाइंस में लिखो। डेफिनेशन तो आपने पहले ही लिखा, हाफ मार्क्स मिल गए। अब हाफ मार्क्स मिलेंगे, आप थोड़ा सा चंद एक लाइंस लिखें, हो गया काम। तो दैट मीन्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये डिफाइन क्लोनिंग, अगेन ओनली डिफाइन क्लोनिंग ओनली। उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए फिर एग्जाम्पल्स देंगे। इन्हें डिफाइन क्लोनिंग क्या है और आप क्लोनिंग से क्या कुछ समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये भी एक्सप्लेनेशन आपको उतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि 5-6 पेज पे समा सके। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको सेक्शन डी करना है। सेक्शन डी एक बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। सो क्वेश्चन इसका और पार्ट आपसे पूछ रहा, व्हाट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, डेफिनेशन एंड इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है जीन थेरेपी की। अब आता है सबसे बड़ा सेक्शन, सेक्शन डी। सेक्शन डी इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन ईच। इसका मतलब इसमें आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है। अब इसमें आपको खुल के लिखना है, इसमें आप खुल के लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, डेफिनेशन से काम हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 लिखने के लिए एनलिस्ट द इवेंट्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये वहीं से कह रहा है कि आपको अब फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंटल स्टेजेस लिखने हैं। जैसे आपने क्लीवेज लिखा, फिर मोरला स्टेज लिखा, फिर ब्लास्टूला लिखा एंड ब्लास्टोसिस्ट लिखा, एंड फिर ब्लास्टोसिस्ट के बारे में इसके अंदर क्या क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या है। हाँ, डायग्राम्स भी बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। मोरला का डायग्राम बनाइए, एक साइड में आप डायग्राम्स बनाइए और एक साइड में आप लिखिए। अब उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर है, ये तुक्काबाजी नहीं कर रहा बल्कि ये बराबर सीक्वेंस में लिख रहा है। इसी का और पार्ट आप देखें, एक्सप्लेन ब्रीफ द नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आप पढ़ते हो। सिग्निफिकेंस, चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट मीन्स वो आपके लिए लिखना, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑल्सो एड अ नोट ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है, आप जितना भी लिख पाएंगे, जितना भी आप उसके बारे में जानते हैं। एंड उसके बाद आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में लिखेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन, वो उसके सारे जो चीज़ें हैं, यानी ये क्या है, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसके बाद इसके लीगल चैलेंज क्या है, और ये क्यों मतलब लीगलिटीज़ इसकी क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इससे सेक्स रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो है डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो अक्सर आता है। राइट डाउन इन ब्रीफ द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लिखना है, आपको डिफाइन करना है। उसके बाद मेथडोलॉजी को डिफाइन नहीं करना है, बल्कि आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिफाइन करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी लिखनी है, अंडरलाइन करना है। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी लीगल प्रोसीजर्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी कुछ चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको एक लिस्ट दी गई होती है आपकी रेफरेंसेस में, या टीचर ने जब पढ़ा है तो उसमें भी है, आप अगर नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी है। तो इसका और पार्ट आया है, व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट। राइट डाउन इट्स फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। ये क्वेश्चन बड़ी सोच समझ के करना है। वाई इज ह्यूमन प्रोजेक्ट कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि आप जानते हो उसमें करोड़ों पैसा लगा था। इसमें कई कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व थी, और ये 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था जो 2003 में कंप्लीट होने वाला था, 2006 में हो गया। इवन क्रोमोसोम नंबर 1 तो 3 साल और चला, उसके बाद ये फाइनली कंप्लीट हो गया। तो इसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इसमें बहुत सारा पैसा लगा था, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ द टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, बाकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। अब आपको इसकी जो सेकंड पार्ट को थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ें। सेकंड पार्ट को लिखने में आप बड़ा सा कभी गड़बड़ कर देते हो। राइट डाउन इट्स फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। ये आपको कॉन्सेप्चुअल दिया गया है कि आपके हिसाब से फ्यूचर एप्लीकेशंस इसकी क्या है, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, ये भी आपको अपने दिमाग से नहीं लिखना, ये भी आपको बुक में दिया हुआ है, ये भी आपको टीचर ने बोला होगा, एंड फाइनली उसी को सम अप करके ये लिखना है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अभी तक, जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको
बताया 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2 आते हैं, सिर्फ उनको लिखने में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को उससे कम डिटेल देना है, क्वेश्चन नंबर 2 को उससे भी कम डिटेल देना है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं जोलॉजी के, और बाकी जो पेपर आता है जो बॉटनी का, वो आपको अगर कभी मौका मिला तो वो भी हम बताएंगे। तो आइंदा जितने भी पेपर्स आएंगे तो उनको इस सीरीज़ के तहत हम रिव्यू किया करेंगे, सो दैट जो भी फ्यूचर 11th क्लास स्टूडेंट्स होंगे या बाकी क्लास स्टूडेंट्स होंगे तो उनको एक पर्टिकुलर एक रोड मैप मिला करेगा कि पेपर्स मुझे किस तरह के आते हैं और पेपर्स में मुझे लिखना क्या और किस तरह के हैं। और इस सीरीज़ में हम आइंदा भी कुछ पेपर्स अपलोड किया करेंगे, 10th के हों, 11th के हों या 12th के हों। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आइंदा वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।